नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे कुछ अहम खबरों के ताल्लुक से और अपने जो नुमाइंदे हैं उनसे ताज़ा तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। चलिए पहले हम रुख कर लेते हैं तेलंगाना का। जी हाँ, तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने उर्दू और मदारिस के ताल्लुक से जहर अफशानी कर डाली। एक प्रोग्राम से खिताब के दौरान बंडी संजय ने कहा कि अगर राम राज्य कायम होता है तो उर्दू जबान पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि मदारिस को भी तनकीद का निशाना बना डाला। बंडी संजय ने मदरसों को तकरीबी सरगर्मियों का मरकज करार दे दिया और कहा कि इनकी निशानदेही की जाएगी। ఈ తెలంగాణలో రామరాజ్యం వస్తే ఉర్దూను శాశ్వతంగా నిషేధిస్తాం. దేశంలో ఎక్కడ బాంబు దాడులు జరిగినా ఇలా మదర్సాల కేంద్రంగా మదర్సాలన్నీ కూడా ఉగ్రవాదులకు శిక్షణ తరగతులుగా శిక్షణ కేంద్రాలుగా ఇలా మదర్సాలు ఉంటున్న విషయాన్ని గుర్తించండి. ఈ మదర్సాలకు ప్రభుత్వాలు స్కాలర్షిప్లు ఇస్తూ స్టైఫండ్లు ఇస్తూ జీతాలు ఇస్తూ కంప్యూటర్లు ఇస్తూ ఇంకా ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తుంది. కాబట్టి ఈ తెలంగాణలో రామరాజ్యం వచ్చినాక ఒక్క మదర్సా లేకుండా ఈ తెలంగాణ నుంచి శాశ్వతంగా మదర్సాలను నిషేధిస్తాం. ఇవాళ హిందూ ధర్మం కోసం పనిచేసే సంస్థలను తప్పకుండా ఇస్తాం. మైనార్టీ రిజర్వేషన్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రామరాజ్యం వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా తుడిచిపెడతాం. నేను సవాల్ చేస్తున్నా, ఓవైసీకి సవాల్ చేస్తున్నా, కుహానా సెక్యులర్ వాళ్ళ నేను సవాల్ చేస్తున్నా. నా సవాలు మీకు దమ్ముంటే స్వీకరించండి. और नाज़रीन, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक मरकजी वजीर कांग्रेस से हैं बलराम नायक जी। बलराम नायक जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और आपसे हम यही जानना चाहेंगे, जिस तरह का बयान दिया है ये कि मदारिस और उर्दू के ताल्लुक से कहा है, तेलंगाना बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं बंडी संजय कुमार, आपको लगता है कि आज के माहौल में इस तरह के बयानात की कोई अहमियत है या इससे कई और ज्यादा अहम इश्यूज हैं जनता के लिए? हाँ, ओके ओके ఓకే ఇక్కడ ఎవడు పని చేస్తున్నాడు చూడ. तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बलराम नायक जी, जो कि साबिक मरकजी वजीर हैं कांग्रेस से। बलराम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, पूरी आवाज आ रही मैम जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये एक बयान सामने आया है, तेलंगाना बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं बंडी संजय कुमार, उर्दू मदारिस, इस तरह के जो बयानात हैं, आपको लगता है कि आज की टाइमिंग में इनकी कुछ इम्पोर्टेंस है या इससे ज्यादा और अहम मुद्दे हैं जनता के लिए? मैम देखिए, उन्होंने जो भी बोल रहे हैं वो कोई सही नहीं है. उन्होंने एक स्टेट का प्रेसिडेंट है बीजेपी का, जनता पार्टी का, जो उनके जो क्या मांग है उसको वो बोलना चाहिए. उन्होंने खाली पीली कांग्रेस पार्टी में इल्जाम लगा रहा, ये कर रहे. हमारे पार्टी रूलिंग में नहीं है. जब उनका रूलिंग में है गवर्नमेंट, गैस का रेट क्या बढ़ रहा, महंगाई क्या हो रही, वो चीज जान के उनको बात करो. बोलो खाली पीली इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसा बात करने से, कोई प्रेसिडेंट ऐसा बात करने से अच्छा नहीं होगा. जी। और बलराम जी, ये तो रही कि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है और इस तरह के वो बयान दे रहे हैं, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक खास सोसाइटी में जब रहते हैं तो सब मिलजुल कर रहते हैं, उस सोसाइटी को एकजुट करने की बात की जाती है ताकि उस सोसाइटी को तरक्की मिल सके। और तेलंगाना तो अपनी तरक्की के लिए सब जगह जाना जाता है। बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिन पर बात की जा सकती है। अब जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर राम राज्य कायम होता है तो उर्दू जबान पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। लैंग्वेज को यहाँ पर क्यों लेकर आया गया है? क्या इससे ज्यादा अहम मुद्दे नहीं है, अहम इश्यूज नहीं है? देखो मैम, ये उर्दू लैंग्वेज नहीं, ये सेक्युलरिज्म ये है अपना भारत.
भारत देश में मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, जो ट्राइबल रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक खाम के लिए, एक भगवान के लिए बात करना गलत है। यहाँ पे पूरे भगवान, जब अल्लाह भी होना चाहिए, या क्रिश्चियन भी, यीशु प्रभु भी होना चाहिए, और भगवान राम भी होना चाहिए। ये सब भगवान के मिलजुल के अपन रह रहे सो मुल्क है। वो मुल्क पे एक राम की बात करना अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि सब कम्युनिटी वाले यहाँ पे है, एसटी, एससी, बीसी सब है, सबको मिला के बात करना चाहिए। एक स्टेट का प्रेसिडेंट रहने के बावजूद ऐसा बात करना वो अच्छी चीज नहीं है, उनके लिए, उनके पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं है बोल के मैं बोलता हूँ। जी बलराम जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से रिजर्वेशन को भी उन्होंने खत्म करने की बात कही है, अब अगर कोई रिजर्वेशन दिया जाता है, रिजर्वेशन के बात करना, उसको प्रोसीजर भी नहीं मालूम है। मैं एक सेंट्रल मिनिस्टर कर चुका हूँ, जो रिजर्वेशन पास जब करते हैं तो वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट में, लोकसभा में होता है। उन्होंने एक एमपी रहने के बावजूद, एक स्टेट का प्रेसिडेंट होने के बावजूद, असल रिजर्वेशन कैसे चीज से रिजर्वेशन जुड़ा गया है, रिजर्वेशन कैसा आगे गया है, उसके कितने कितने कमिटियां हैं, लोकसभा राज्यसभा में क्या क्या होता, सो वो संजय को असल मालूम ही नहीं है। ऐसे बात कर देता कि जो मुंह में आए वो बात कर देता। वो ऐसा बात करना का स्टेट का प्रेसिडेंट के लिए उनका बीजेपी का काबिल ही नहीं है। जी, और बलराम जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक स्टेट प्रेसिडेंट है एक पार्टी के, और बहुत ही जो बयान होते हैं वो जिम्मेदारी से देना चाहिए, आपको लगता है खास तौर पर तेलंगाना में इस तरह के बयानात को जनता मानेगी? जनता जरूर नहीं मानेगी, क्योंकि नहीं मानेगी। क्यों मानती है जनता? मानेगी नहीं जनता। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, पूरा सिख, कसाई पूरे मिलके जी रहे सो है। एक बावड़ी में पानी पी रहे सो है। ये गंडीपेट का जो पानी पी रहे हैं, वो पानी कैसा पी रहे? हैदराबाद में गंडीपेट बोल के मशहूर तालाब है, वो तालाब के पानी पूरे लोग पी रहे। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब मिलके भाई भाई रह रहे। उसको इन्होंने डिवाइड करने का देख रहा, वो डिवाइड करने से कोई नहीं मानेगा, और आइंदा में उन्होंने उसको ऐसा बोलना भी उनका लिए वो अच्छा भी नहीं है। वो अच्छा ऐसा बात करना भी अच्छा नहीं है। मैं समझ के बोल रहा हूँ, मैं भी एक सेंट्रल मिनिस्टर कर चुका हूँ। जब हम लोग भी बात करते तो एक जात के लिए, कौम के लिए नहीं बात करें, हम पूरे के लिए बात करते हैं। पूरे जनता के लिए बेनिफिट होना चाहिए, सबके लिए, मुस्लिम, हिंदू सब मिलके वोट डाले तो उन्होंने एमपी बना। वो बात उन्होंने भूल गया। जी, और बलराम नायक जी, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, क्या आपको इस तरह के जो बयानात सामने आ रहे हैं उसमें पॉलिटिक्स ही नजर आती है? कुछ कंस्ट्रक्टिव है क्या इसमें? मैडम, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। उनको प्रेसिडेंट बना दिए वो बीजेपी गवर्नमेंट। उनको तेलंगाना दीसो कांग्रेस पार्टी है। सोनिया जी ने कांग्रेस पार्टी दीसो सोनिया जी ने है। सोनिया जी अगर तेलंगाना नहीं देती थी तो तेलंगाना होता भी नहीं था। तेलंगाना का 60 साल का मांग है बोल के, ये गरीबों का, सिखों का, एसटी, एससी, बीसी का मांग पूरे काम करे सो सोनिया जी है। सोनिया जी को पहले तो हम लोग पूरे तेलंगाना में सोनिया जी को हम तेलंगाना माता बोल के मानते हैं। जी, सबकी माँ है, तेलंगाना जनता का माँ सोनिया गांधी है। जी, तो इस तरह के बयानात की कोई अहमियत नहीं? कोई अहमियत नहीं है मैडम। वो संजय सिंह को उनको बात करना नहीं आता। जी बलराम नायक जी, आपका बात करना, जी, बीजेपी का कैसा बना कि प्रेसिडेंट, उसको कैसा एमपी बना कि उसको रूल नहीं मालूम। लोकसभा राज्यसभा में उसको कोई पता ही नहीं है, वो पता नहीं है सर का। उन्होंने जो भी है मुंह में है जो बक देता। उनको अगर कोई मालूम रहे तो ना। जी, तेलंगाना दीसो सोनिया गांधी है, ये जनता को जानती से सोनिया गांधी है। भारत में 50 साल की हुकूमत करी है जनता के ऊपर, जो कांग्रेस पार्टी ने। जी बलराम नायक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू से इस खास बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान बलराम नायक जी, जो कि साबिक मरकजी वजीर हैं। कांग्रेस से इनका ताल्लुक है और साफ तौर पर इनका कहना है कि तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने उर्दू और मदारिस के ताल्लुक से जो भी बयानात दिए हैं उनके कोई मायने नहीं है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।
और खबर दोपहर में अब खबर है पाकिस्तान से, जहां इमरान खान ने शहबाज शरीफ हुकूमत को चैलेंज किया है। इमरान खान ने इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि तमाम रुकावटों को पार करके पहुंचा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए हर किस्म का तरीका इस्तेमाल किया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने मुतनब्बे किया कि इंतखाबात के ऐलान तक इस्लामाबाद में बैठेंगे। इमरान खान ने इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने और असम्बलियां तहलील करने के लिए 6 दिनों का अल्टीमेटम भी दे डाला है, वरना अपने एहतजाज में शिद्दत लाने की भी इमरान खान ने धमकी दे डाली है। हमारी खारजा पॉलिसी आजाद ये तो नाज़रीन, लगातार कल से हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था इमरान खान ने इस्लामाबाद में, उसके बाद जो ये मनाजिर सामने आए, कहीं ना कहीं रेड जोन जो है उसको इस्लामाबाद में ऐलान किया गया। हमने देखा कि किस तरह से वहाँ जो तमाम एहतजाजी थे जो इस लॉन्ग मार्च में पहुँचे थे, उन्होंने ये पूरे वहाँ जो हरे भरे पेड़ हैं उनको भी आग लगा दी थी, नजर आतिश कर दिया था। साथ ही साथ वहाँ पर तमाम तरह के ऐलानात जो हैं वो इमरान खान ने किए थे, और इमरान खान ने सिर्फ ऐलानात ही नहीं किए बल्कि शहबाज शरीफ हुकूमत को चैलेंज कर डाला। सिर्फ चैलेंज ही नहीं किया, 6 दिनों का अल्टीमेटम तक इमरान खान ने दे दिया है। और ये जो लॉन्ग मार्च है, हालांकि हुकूमत की जानिब से वहाँ पर लगातार तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, लेकिन जिस तरह की तस्वीर लगातार वहाँ से सामने आ रही हैं उससे यही नज़र आ रहा है कि ये जो एहतजाज है इसमें शिद्दत लाने की धमकी इमरान खान ने जिस तरह से दी है वो कहीं ना कहीं वहाँ के सियासी मंजरनामे को पेश कर रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कल की ये तस्वीरें हैं जब लॉन्ग मार्च के बाद वहाँ पर एहतजाज इस तरह से देखा गया। इस्लामाबाद की सड़कों पर जो इमलाक है उसको नजर आतिश किया गया, सरसब्ज़ दरख्त हैं उनको नजर आतिश किया गया, और इमरान खान ने लगातार अपने एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया जाए, असम्बलियां तहलील की जाएं, और इसके लिए उन्होंने शहबाज शरीफ हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम तक दे डाला है। तो जो सियासी इंतशार सामने आ रहा है, मानों में लिटरली इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड हो हमारी खारजा पॉलिसी। ये छोटे छोटे जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट है पाकिस्तान का। तो नाज़रीन आपको दिखा रहे हैं कानून के रखवाले जिन्होंने अवाम को आड़ में ये बरायरा ये आपको तस्वीर कल की दिखा रहे हैं जब इमरान खान ने शहबाज शरीफ हुकूमत को चैलेंज किया। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि तमाम रुकावटों को पार करके पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि आज़ादी की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए हर किस्म का तरीका इस्तेमाल किया गया। साथ ही उन्होंने मुतनब्बे किया कि इंतखाबात के ऐलान तक इस्लामाबाद में बैठेंगे। इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने, असम्बलियां तहलील करने के लिए 6 दिन का अल्टीमेटम भी उन्होंने दे दिया। ये कल की तस्वीर है लॉन्ग मार्च के बाद, जब इस्लामाबाद की सड़कों पर ये लोगों का अज़्दहाम देखा गया, जहां इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, वहां जो सरसब्ज़ दरख्त थे उनको भी आग लगा दी गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट कामरान साकी साहब। कामरान साकी साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और आज के वहाँ पर हालात जानना चाहेंगे, किस तरह के वहाँ पर हालात हैं, क्योंकि अल्टीमेटम जो है इमरान खान ने दे दिया है। देखिए, इमरान खान तो बनी गाला जाके सो गए हैं। अब कुछ कारकुन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं, लेकिन कोई वो हजारों में नहीं है, बल्कि आप सैकड़ों में शायद आप कह सकें कि 2 से 3 हजार उनकी तादाद होगी।
तो क्योंकि उन्होंने 6 दिन का वक्त दे दिया है और धरने को, जो लॉन्ग मार्च है जिसे वो चाह रहे थे कि वो धरने की सूरत इख्तियार कर जाए, उससे वो उन्होंने यू टर्न ले लिया है। और उसके बाद कारकुन भी जो है वो अब दोबारा घरों को जाना शुरू हो गए हैं। वो कि इस्लामाबाद में सिर्फ वही लोग पहुंच पाए जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से थे, यहाँ KPK से उनके जलसे के साथ आए थे, क्योंकि लाहौर और दीगर शहरों से हमने देखा है कि वो कारकुनों हुकूमत की हिकमत अमली में जो है वो कामयाब रही और कोई बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो वहां से निकलने में कामयाब नहीं हो सके। जी कामरान साकी साहब, जिस तरह के वहाँ पे लगातार जो सियासी मंजरनामा हम देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तमाम सियासी पस मंजर में आवाम के जो मसाइल थे, लगातार इस पर हम बात करते रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिन पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत थी, लेकिन जिस तरह के मंजर लगातार हम देख रहे हैं तो लग रहा है कि आवाम तो कहीं पसे पुश चली गई है, सिर्फ और सिर्फ सियासी मकसद कार्यफरमा नजर आ रहा है। यकीनन आपने दुरुस्त तजिया किया है इस पे कि इमरान खान को चाहिए था कि जब उनसे हुकूमत चली गई या इवन के मेरा तो मौक़िफ़ ये था कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ गई थी और इंटेलिजेंस और उनके शीरों ने भी जब कह दिया था कि आपके पास मतलूबा तादाद नहीं है इस अदम एतमाद की तहरीक से निपटने के लिए, तो उन्हें इखलाकी तौर पर उस वक्त ही घर जाना चाहिए था। आपको पता है कि किसी मुल्क में जब स्टेबिलिटी आती है, सियासी इस्तेहकाम आता है, माशी इस्तेहकाम आता है, तो वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं। जब उन्हें पता हो कि हुकूमत आज नहीं 15 मिनट बाद जाने वाली है, घंटे बाद जाने वाली है, अभी धरना होगा, अभी रोड ब्लॉक हो जाएंगे, तो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लोग रहने वाले जो नए कारोबार को शुरू करने या अपने कारोबार में पैसा लगाना चाहते हैं, बल्कि बाहर से आने वाले भी जो है वो अपने चीजों पे सोचते हैं। आप मुल्क में डॉलर की कदर को देख लीजिए, 200 रुपये से ऊपर जा चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ाने के हवाले से IMF का दबाव देख लीजिए, उसने किस्त देने से इनकार कर दिया है। तो इसमें इतने में इमरान खान को चाहिए था कि अब वो 3-3.5 साल उन्होंने इक़्तिदार का मजा ले लिया है, वो घर बैठे हैं और माशी हालात जो हैं आम आदमी की सूरत हाल का जिसे बराह रास्त ताल्लुक है उन्हें बेहतर होने का मौका दें। जी, और कामरान साकी साहब, आपसे ये भी हम ज़रूर तज्जिया जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कल की जो तस्वीर सामने आई हैं, वहाँ पर दरख्तों को आग लगा दी गई, जो इमलाक थी उसको नुकसान पहुँचाया गया, और कहीं ना कहीं जिस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आई वो यही दिखा रही है कि अगर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं एक पॉजिटिव वे में ली जाती तो शायद अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम होता। तो जब सियासी एक पायदार बहुत ज़रूरी है, सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, आप अपना जो है वो गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन इस तरह से इंतशार फैलाना क्या मायने रखता है? देखिए, मैंने कल भी एक जगह पे तजिया किया था, उसे आपके खिलाफ भी कोई भी कर सकता है, कि इमरान खान ने अपने इस जलसे को कह लीजिए, लॉन्ग मार्च कह लीजिए, आज़ादी मार्च कह लीजिए या धरना कह लीजिए, इसे नुकसान उन्होंने अपने मशीरों की राय पे किया है। जब उन्होंने इसे खूनी मार्च का नाम दिया, शेख रशीद ने, उनके राइट हैंड जो इस वक्त हैं, उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि ये खूनी मार्च होगा। इमरान खान ने खुद कहा कि लोगों से वादे लिए कि अगर पुलिस वाला आपको पकड़ता है कोई आपके साथी को, तो आप थाने का घेराव करेंगे कि नहीं, आप चलाएंगे कि नहीं, आप मारेंगे कि नहीं, आप पार्लियामेंट पे कब्जा करेंगे कि नहीं। जब आप लोगों से वादे दे रहे हैं, इश्तिहाल अंगेज तकरीर कर रहे हैं, तो रियासत को एक यकीनन मौका, हुकूमत को आप कह लीजिए कि मौका जरूर मिल जाता है कि वो आपके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करें, आपसे निपटें और लोगों की जान माल को महफूज बनाएं, और उन्हें एक जवाब मिल जाता है। तो उन्होंने मेरा ख्याल है कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। हुकूमत जाने के बाद यकीनन इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से जो उनका नारा था उसे एक बड़ी मकबूलियत जरूर मिली, और मेरी जाती राय है कि अगर वो उसी के ऊपर कायम रहते और पूरा मन मार्च करते तो शायद रात तक हुकूमत घर को जा चुकी होती। लेकिन हमने देखा कि ना सड़कों पे कोई निकला, लाहौर से कोई 200 से 250 32 चौक पे लोग मौजूद थे, इतने ही कुछ टोकन न्याज बेग के पास मौजूद थे। कराची में भी कोई 1000 से 2000 लोग निकले। जो 20 लाख का दावा था उसका मेरा ख्याल है कि कोई 5% भी वो पूरा करने में पूरी तरह जो है वो नाकाम रहे। जी, कामरान साकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से। तो नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरह से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान से कामरान साकी साहब मौजूद थे और तज्जिया कर रहे थे वहाँ पर जो सियासी हालात नज़र आ रहे हैं, लगातार वहाँ के हालात पर नज़र बनी हुई है। एक और अहम खबर आपको दे दें, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के वज़ीर और शिवसेना लीडर अनिल परब के खिलाफ पुणे और मुंबई में ED की कार्रवाई चल रही है।
7 मुकामात पर ईडी ने छापेमारी की है। बांद्रा में अनिल परब की रिहाइशगाह पर एजेंसी की टीम पहुंची है। इससे पहले 8 मार्च को अनिल परब के करीबियों पर इनकम टैक्स महकमे ने कार्रवाई की थी। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे का। प्रशांत, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो कार्रवाई है ये कहां तक पहुंची है और लगातार इस पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही ईडी की छापेमारी जो है अनिल परब के बंगले, उनके घर, उनके दफ्तर में हुई तो उसके बाद जो है अलग अलग तरीके के बयान हमको देखने को मिला। संजय राउत ने साफ तौर पर उनका साथ लेते हुए कहा है कि एक बड़ा नाम है अनिल परब, बड़े नेता हैं शिवसेना के, उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल राजनीति के चलते की गई है, जानबूझ करके उनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि किरीट सोमैया जो बीजेपी के नेता, उन्होंने साफ तौर पर सुबह ही अपना एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक जिस तरह से जेल में गए हैं उसी तरह अनिल परब भी जेल में जाने की तैयारी कर ले, क्योंकि ईडी की जो कार्रवाई है उसमें उनकी गिरफ्तारी संभव है। और आज दोपहर 1 बजे किरीट सोमैया फिर से मीडिया से बात करेंगे। बीजेपी का जो दफ्तर है मुंबई में, वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और इसी सिलसिले में बात करेंगे। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ पेपर, क्या कुछ चीज़ें जो है किरीट सोमैया मीडिया के सामने रखते हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि अगर आप देखें तो अभी भी बंगले का दरवाज़ा, खिड़की सब बंद हो चुका है। अंदर जो है ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, अनिल परब अंदर मौजूद हैं। लगातार वो जो रिसॉर्ट है कैसे लिया गया था, अगर 2017 में इन्होंने 1 करोड़ में लिया था तो 2020 में 6 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एक केबल ऑपरेटर को 1 करोड़ 10 लाख में ही क्यों बेचा गया, ये तमाम सवालात हैं। उन सारे पेपरों को जो है यहाँ पर खंगाला जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि अनिल परब जो जवाब देंगे, ईडी अगर उससे संतुष्ट होती है तो आगे की कार्रवाई किस तरह से होगा ये ईडी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जिस तरह से रेड मुंबई, पुणे और दापोली 7 ऐसे जगह हैं जहाँ पर छापेमारी की जा रही है, तो ऐसे में देखना होगा कि अनिल परब के खिलाफ क्या कुछ सबूत ईडी के हाथ लगते हैं। और देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर के ईडी कौन सा ठोस कदम उठाती है। और ये भी सबसे अहम होगा कि आज कितने घंटों तक ये छापेमारी चलेगी, क्योंकि देखिए अमूमन हमने देखा है कि ईडी की कार्रवाई जब शुरू होती है तो लंबी चलती है, 7 से 8 घंटे अमूमन चलती है। लेकिन ये कार्रवाई कितने घंटों तक चलेगी ये कहना भी जल्दबाजी होगा। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। एक बार रेड की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो क्या दस्तावेज, क्या सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लगते हैं, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। जी प्रशांत, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अब मुश्किल में नजर आ रही है। एक के बाद एक इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, एक के बाद एक जो अहम नाम है वो कहीं ना कहीं अब मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से आपने सुबह ही बताया था कि अनिल परब एक बड़ा नाम है। बिल्कुल, देखिए हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में, या कह दे कि जब से सरकार बनी है तब से लगातार जांच एजेंसियां जो हैं शिवसेना के, एनसीपी के और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है। हमने देखा कि अनिल देशमुख जो है जेल में है, हमने देखा कि नवाब मलिक जेल में है, अब अनिल परब के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। देखिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और ये यहाँ पर अभी भी जो है परिवहन मंत्री रहे हैं, और लेकिन इनके ऊपर जो आरोप अभी तक लगे थे उन सारी चीज़ों को दरकिनार करके अब दापोली रिसॉर्ट का जो मुद्दा है वो ईडी ने उठा लिया है और उसी के चलते ये छापेमारी की गई है। बहरहाल देखना होगा कि इस कार्रवाई का अंजाम क्या होता है, कहाँ तक ये कार्रवाई पहुँचती है, क्योंकि इनके 2 बड़े नेता ऑलरेडी जेल में हैं। तो ऐसे में बीजेपी क्या आज बोलेगी, किरीट सोमैया क्या सबूत देंगे, जो ईडी है उनके हाथ क्या एविडेंसेस लगते हैं, क्या कार्रवाई का अंजाम होता है, ये सारी चीज़ें तय करेगा कि अनिल परब अब आगे चलकर मुश्किल में आएंगे या फिर उन्हें यहाँ से थोड़ी राहत मिल सकती है, या आने वाले दिनों में इन्हें पूछताछ के लिए फिर बुलाया जा सकता है। तो तमाम चीज़ें हैं, जब एक बार ईडी की कार्रवाई खत्म हो जाएगी तो सारे पन्ने साफ हो पाएंगे। लेकिन देखिए हाँ, ये बात साफ है कि सरकार की तरफ से हमेशा यही बयान दिया गया है कि ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल जो है बीजेपी सरकार कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है महाराष्ट्र के तमाम नेताओं को फंसाने के लिए। बहरहाल इस कार्रवाई में क्या कुछ होता है इसे जानने के लिए, देखने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी प्रशांत, बहुत जल्द आपसे जानना चाहेंगे संजय राउत का क्या कुछ इस पर बयान सामने आए हैं। संजय राउत ने साफ तौर पर यही कहा है कि उनके पास भी बीजेपी के तमाम नेताओं का चिट्ठा है, उनके पास भी कई सबूत हैं, लेकिन उनके कहने पर भी जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। यानी जो केंद्र एजेंसी है वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है और बीजेपी के कहने पर उनके सरकार के जितने नेता हैं,
चाहे वो शिवसेना को हो, एनसीपी को हो, उनके खिलाफ जो है केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर जो है जितेंद्र ललवानी का नाम लिया, जिसको लेकर के उन्होंने किरीट सोमैया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि जितेंद्र ललवानी अचानक से कहाँ गायब हो गया, उसको लेकर के जो है ईडी जांच करे, लेकिन अब तक ईडी की किसी भी प्रकार की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने बयान जारी करते यही कहा है कि ये बदले की भावना से सिर्फ कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल बीजेपी के तमाम नेताओं का चिट्ठा उनके पास भी है, उन्होंने कई दिनों से पहले भी जो है कई मुद्दे रखे हुए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई जांच एजेंसियों की तरफ से नहीं किया गया जी। ऐसा आरोप जो है संजय राउत का था। बहरहाल 1 बजे नजर है सभी की, किरीट सोमैया फिर से क्या कुछ कहेंगे, क्या उनके पास डॉक्यूमेंट है, आगे चल के क्या सबूत रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, लेकिन सबकी नजर ये भी है कि ईडी के पास क्या दस्तावेज मिलते हैं इस पूरे कार्रवाई। जी बिल्कुल प्रशांत, और बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे लगातार जिस तरह से आप तमाम तरह अपडेट दे रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुंबई से हमारे साथी प्रशांत पांडे, जो कि लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तरह अपडेट दे रहे हैं। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज़ हेड